डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं आपका आरबीएससी में जो यूनिट नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो इस बार 2022 में 100% आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका अंतराल समीकरण है, अंतराल समीकरण किसे कहते हैं। फिर इसके बाद है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, भाई जो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए अंतराल समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन है कि जो आपका अंतराल समीकरण है किसे कहते हैं और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अंतराल समीकरण है क्या। पहले तो हम उसकी बात करते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण कैसे आपको लिखना है। तो होता क्या है कि जब आपके अभिकारक अणु की, मान लो जैसे कोई आपकी अभिक्रिया है, जैसे ए से आपका कोई पी बन रहा है, तो जब आपका ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो, तो जब आपके अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो तो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम अंतराल समीकरण कहते हैं। कैसे लिखोगे वो देख लो। तो क्या है आपका, तो लिखना है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उसे अंतराल समीकरण कहते हैं। तो देखो हमने क्या बताया, हमने कहा कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो तो हमें करना क्या है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। अब हमें सांद्रता तो पता नहीं है और हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हम जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अंतराल समीकरण। अब अंतराल समीकरण ज्ञात कैसे करोगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो आधा ही हुआ है। क्वेश्चन है कि आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण भी लिखिए। तो भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण कैसे लिखेंगे, तो अब देखो बात करते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण आता है वो आता है k बराबर 2.303 बटा टी इंटू लॉग वेज 10a/a-x, जहाँ आप सबको पता है कि a है आपकी प्रारंभिक सांद्रता और a-x जो है वो है आपकी अंतिम सांद्रता। अब क्या है, आपको इस समीकरण में क्या चेंजमेंट करना है कि t की जगह पर तो आपको t1 लिखना है और x की जगह पर आपको x1 रखना है। तो देखो क्या समीकरण मिलेगा, तो k बराबर हो जाएगा आपका, k1 बराबर, वेग स्थिरांक भी चेंज हो जाएगा, k1 बराबर 2.303 अपॉन t की जगह पे t1 रखना है तो हमने लिख दिया t1 इंटू में लॉग a/a-x की जगह पे क्या रखना है, x1। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा कि t की जगह पर अब हम रख देंगे t2 और x की जगह पर रख देंगे x2। तो इससे क्या समीकरण मिलेगा आपको, तो इससे आपको समीकरण मिल जाएगा k2 बराबर, अब इस समीकरण में रखना है तो k2 बराबर मिलेगा 2.303 अपॉन t2 इंटू में लॉग 10a/a-x की जगह पे रख दिया हमने x2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
अब देखो हम क्या जानते हैं कि भाई चूंकि आप पढ़ रहे हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ये K1 और K2 है ये वेग स्थिरांक के मान है। तो वेग स्थिरांक के मान क्या है, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात जो K1 है वो K2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपका समीकरण नंबर 2 है उसमें हम K2 की जगह पर K1 रख देते हैं। तो जब हम यहाँ K1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, K1 बराबर 2.303 T2 log वेज 10 A अपॉन A माइनस x2। ये हमने समीकरण नंबर 3 बना दिया, दोनों K1 के पदों में कर लिया। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से यदि हम चाहें तो T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, T1, तो T1 को यहाँ कर दो और K1 को यहाँ कर दो, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2.303 बटा K1 log वेज 10 A अपॉन A माइनस x1। और इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं T2 बराबर 2.303 बटा K1 log वेज 10 A अपॉन A माइनस x2। अब हमने क्या किया, टाइम के पदों में दोनों आपके लिख लिए। अब होगा क्या कि ये तो आपका समीकरण नंबर 3 है और ये आपका है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 3 को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से हम इस समीकरण को 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहले हम LHS लेते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, समीकरण 3 में से घटाओ समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 का मान कितना है 2.303 बटा K1 log वेज 10 A अपॉन A माइनस x2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2.303 बटा K1 log वेज 10 A अपॉन A माइनस x1। अब क्या हो जाएगा कि इस पूरे समीकरण में इधर देखें तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2.303 बटा K1, इधर भी 2.303 बटा K1। तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटा K1 अपॉन, अब यहां पर क्या बचेगा, log 10 A अपॉन A माइनस x2 और माइनस का बचेगा आपके पास log A अपॉन A माइनस x1। अब आपको पता है log में आपका एक फार्मूला बताया जाता है, देख लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं है, तो आपका एक फार्मूला होता है log m बटा n का, log m माइनस log n, तो है क्या, अब आपको क्या है इस समय देखो log m माइनस log n, इसी प्रकार से हमारे पास लिखा है log a बटा a माइनस x2 माइनस log a बटा a माइनस x1, ये लिखा है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n की जगह log m बटा n। अब m की जगह पर अपना a अपॉन a माइनस x2 है, m की जगह पर क्या है आपका a अपॉन a माइनस x2 और n की जगह पर आपका क्या है a अपॉन a माइनस x1 है। तो क्या हो जाएगा आपका इस फार्मूले के अनुसार, तो इस फार्मूले के अनुसार हो जाएगा आपका 2.303 बटा K1 और हो जाएगा आपका इनटू में log वेज 10 A अपॉन A माइनस x2 बटा A अपॉन A माइनस x1। तो ये A से कैंसिल हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटा K1 इंटू log वेज 10 A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। तो ये जो आपको समीकरण मिला आया है, ये समीकरण है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। बस इतना ही आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका निकल गया सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। अब बात करते हैं कि है क्या, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक दिया है 1.15 गुणे 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स है।
कह रहे हैं कि यदि अभिकारक की सांद्रता 5 ग्राम, अभिकारक की सांद्रता को 5 ग्राम से 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार देखो। लिखा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो 1.15 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स दिया गया है, और कह रहे हैं कि यदि अभिकारक की सांद्रता को 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम किया जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, इन्होंने ये पूछा है। तो देखो हम आपको बताएं, अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण आता है वो आता है k बराबर 2.303 बटा t इंटू में log वेज 10 a अपॉन a माइनस एक्स। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो a है वो है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, और आपका जो a माइनस एक्स है वो है अंतिम सांद्रता। वो क्या है आपकी अंतिम सांद्रता है, और यहाँ k क्या है आपका वेग स्थिरांक है, t क्या है समय है। तो अब देखो क्या करते हैं, जो हमें दिया गया पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मतलब है कि इन्होंने k का मान दिया है 1.15 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि यदि अभिकारक की सांद्रता को 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम किया जाए तो कितना समय लगेगा, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि a का मान कितना दिया है इन्होंने 5 ग्राम दिया है, और a माइनस एक्स यानी कि अंतिम सांद्रता जो है वो घटकर कितनी रह जाए आपकी 3 ग्राम रह जाए। तो इन्होंने a का मान, a माइनस एक्स का मान और k का मान दिया है, और पूछा किसका है t का मान पूछा है, t बराबर आपका इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां से इस समीकरण को t बराबर 2.303 बटा k आ जाएगा यहाँ इंटू में log वेज 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें क्या करनी है, सारी की सारी वैल्यू जो है वो रखनी है। तो हो जाएगा आपका 2.303 बटा k का मान कितना है 1.15 गुणा 10 की पावर -3, और इंटू में आपका हो जाएगा log वेज 10 a का मान है 5 ग्राम, तो रख देंगे 5 बटा a माइनस एक्स का मान है 3, तो बटा 3। थोड़ा इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका t बराबर हो जाएगा 2.303 1.15 गुणे 10 की पावर -3। यहाँ पर हम फार्मूला खोल देते हैं तो हो जाएगा आपका log 5 बट माइनस का log 3। अब हम आपको बता दें कि जो आपका log 5 है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जो आपका log 5 है इसका मान होता है 0.6990, और आपका जो log 3 है इसका मान होता है 0.4771। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को भी यहाँ रखेंगे, तो आपका मिल जाएगा t बराबर 2.303 बटा 1.15 गुणा 10 की पावर -3 इंटू log 5 का मान है आपका 0.6990 माइनस का 0.4771। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, अब देखो अब करते क्या है कि इस वैल्यू में से इसको घटाते हैं, तो घटाते हैं देखते हैं, तो यहाँ क्या है 0, यानी कि ये यहाँ से एक कैरी लेगा तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा, हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ बचा 8 में से जब 7 जाएंगे तो 1, अब यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि आपका लगभग इसको घटाने पर पॉइंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.2219। तो इसको देखो अब यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका t बराबर 2.303 बटा 1.15 इंटू 10 की पावर -3, और इंटू हो जाएगा आपका 0.2219। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 को तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303
इंटू में 0.2219 और इंटू में 10⁻³ बटा कर देंगे 1.15। अब हम आपको सीधा सीधा बता दें, आप तो इसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, आप 12th के स्टूडेंट हो, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर आने वाला है इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 444 सेकंड। तो ये आपका इतना टाइम आ जाएगा, मतलब 444 सेकंड बाद जो अभिकारक की सांद्रता है वो 5 ग्राम से घटकर आपकी 3 ग्राम हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका वेग नियतांक होता है, तो वेग नियतांक ज्ञात करने का सामान्य सूत्र इकाई लिखिए। भाई आपको इकाई लिखनी है, यानी कि उसका मात्रक लिखना है कि वेग नियतांक का सामान्य मात्रक क्या होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपका सिंपल सा आंसर है इसका। वैसे तो इसका होता है कि सांद्रता की पावर 1 - n इंटू में समय इनवर्स। अब होता क्या है कि जो सांद्रता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू में समय इनवर्स। अब क्या है, किसी किसी बुक में तो ये लिखा होता है सांद्रता, लेकिन वही है कि सांद्रता का मात्रक इन्होंने लिख दिया मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू में समय इनवर्स। अब यहाँ पर जो आपको n शब्द मिला है, तो ये जो आपका n शब्द है ये है आपकी कोटि। ये क्या है आपकी कोटि। तो यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की सभी अभिक्रियाओं के मात्रक इसी फार्मूले से लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ n कोटि है। अब हम क्या करते हैं कि n का मान यदि 0 रखें तो आप देखो भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या आएगा। तो n का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर n का मान 0 रखो तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, अर्थात यही बचेगा मोल इंटू में, भाई प्रति में लिखा है ना, बट्टे में लिखा है तो इसको इंटू में लिखेंगे तो लीटर इनवर्स, और इंटू में ये आपका हो जाएगा समय इनवर्स। तो क्या हुआ, हमें जब n का मान 0 रखा तो आपका ये मात्रक मिला जो कि किसका है, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। अब यदि हम यहाँ n का मान 1 रख दें, क्योंकि यहाँ पर n कोटि है, 0 मान रखा तो शून्य कोटि की हो गई। अब हमने 1 रखा तो अभिक्रिया किस कोटि की हो गई, आपकी प्रथम कोटि की हो गई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिए क्या होगा, अब n का मान 1 रखा तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया। अब आपको पता है कि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1, अर्थात ये पूरा पद 1 हो गया। अब 1 का गुणा हम समय इनवर्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा मात्रक, समय इनवर्स। अब मान लो कि यदि हम n का मान 2 रख दें, अब n का मान 2 रखेंगे तो 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो तो यार मोल, अब हम द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं तो मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर की पावर -1 होगी। -1 का मतलब क्या हुआ कि मोल की पावर -1 बटा लीटर की पावर -1। तो इस लीटर को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये लीटर इनवर्स से लीटर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका मात्रक, हो जाएगा लीटर इंटू में, अब मोल इनवर्स तो ऊपर है ही तो ये मोल इनवर्स ही रहेगा, मोल इनवर्स, और इंटू में आपका क्या रहेगा, ये समय इनवर्स। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू में समय इनवर्स। अब यदि हम यहाँ n का मान 3 कर दें तो आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। n का मान 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा। तो -2 वही आपका फिर से भाई मोल, -2 को अगर यहाँ लिखते हैं तो मोल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका लीटर स्क्वायर, सॉरी -2 होगा, माइनस बचेगी तो -2 और -2। अब ये बटा वाला -2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा आपका लीटर स्क्वायर इंटू में क्या है आपका मोल की पावर -2 और इंटू में ये वाला आपका समय इनवर्स। तो ये इस फार्मूले की सहायता से आप शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे अब अगला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं या हम उसको वेग नियतांक भी कह सकते हैं। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसे कहते हैं,
तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि यदि हम अभिकारक की सांद्रता एकांक कर दें, अर्थात अभिकारक की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया का जो वेग आता है उसे ही हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या उसको हम वेग नियतांक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जटिल या हम कह सकते हैं कि संकुल। तो जटिल या संकुल अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि जो अभिक्रिया आपकी, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया आपकी दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया या संकुल अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया की कोटि। एक तो क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो क्या होता है कि कोई आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारी अणु की संख्या, जो भी आपके अभिकारु अणु हैं उनकी कुल हमें संख्या देखनी है, उसे तो हम कहते हैं आणविकता। अब कोटि क्या है? तो कोटि क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारी अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन क्या करता है, अभिक्रिया वेग को निर्धारित करता है। जिनका सांद्रण परिवर्तन क्या करता है, अभिक्रिया वेग को निर्धारित करता है, उसे हम कहते हैं कोटि। फिर अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि, उस अभिक्रिया की कोटि बताइए जिसके अभिक्रिया वेग और वेग नियतांक की इकाई समान होती है। तो हम आपको बता दें कि वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम आपको बता दें कैसे होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो भाई अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू में हो जाएगा आपका समय इनवर्स। तो ये तो हमने क्या किया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का मात्रक लिखा। अब यदि हम आपका वेग नियतांक का भी मात्रक लिखें तो होगा क्या भाई, अभी हमने इसके पहले आपको बताया था, आप उस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, हमने आपको बताया था मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू में आपका समय इनवर्स। ये जो आपने लिखा है ये तो आपका अभिक्रिया का वेग का मात्रक लिखा है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि वेग नियतांक का मात्रक कैसे लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान आप शून्य रखोगे जो हम आपको पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं, तो उसका भी मात्रक क्या आ जाएगा आपका मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू समय इनवर्स। तो यानी कि आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया ही एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग और वेग नियतांक दोनों का मात्रक जो है वो क्या आता है आपका शून्य आता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वेग निर्धारक पद जो है किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जब अभिक्रिया आपकी एक से अधिक पद में पूर्ण होती है, तो जब अभिक्रिया आपकी एक से अधिक पद में पूर्ण हो रही है तो उसमें जो पद आपका धीमा होता है यानी कि जो आपका स्टेप स्लो होता है वो आपका पद कैसा होता है, वेग निर्धारक होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्धायु काल किसे कहते हैं। तो अर्धायु काल में क्या हो जाएगा, मान लो कोई आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक अणु लिया गया है उसकी सांद्रता को आधा विघटित होने में जितना समय लगता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगेगा उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आपको एक अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार जो है उस क्वेश्चन के चांस भी ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे सिद्ध करोगे। भाई आपको एक पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे सिद्ध करोगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, या ऐसे कहते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या लिखा है कि कैसे सिद्ध करोगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, हम जानते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका जो समाकलित वेग समीकरण आता है वो आता है k = x/t,
जहाँ x आपका क्या है सांद्रता में परिवर्तन, सॉरी सांद्रता, और t क्या है परिवर्तन में लगा हुआ समय, और k क्या है आपका वेग स्थिरांक। तो अब हम बात करते हैं भाई अर्धायु काल की। अर्धायु काल का मतलब क्या हो जाएगी कि हम इस समीकरण में t की जगह पे रख देंगे t हाफ, और x की जगह पे रख देंगे इसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर देंगे, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता a होती है तो a/2। अब ये वैल्यू आप समीकरण में पुट करो तो हो जाएगा k बराबर x की जगह पर a/2 और t की जगह पर रख दोगे आप t हाफ, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी k बराबर a/2 t हाफ। t हाफ को लाओ यहाँ, k को पहुँचा दो यहाँ, तो आपका हो जाएगा t हाफ बराबर a/2 k। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे 1/2 k को स्थिरांक मान लेंगे, तो यहाँ पर ये संबंध आ जाएगा t समानुपाती t हाफ समानुपाती a। बस यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि भाई अभिक्रिया जो शून्य कोटि की है तो उसका जो अर्धायु काल आता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, तो और t हाफ क्या है अर्धायु काल है, तो अर्धायु काल क्या है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। अब हम आपको क्या करते हैं, आपका होमवर्क देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, दिखाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया को 90% होने में लगे समय के 2 गुना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, किसी बात की आपको टेंशन लेनी नहीं है। बस इसके बाद बस यही बोलना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको देखें।